नमस्कार दोस्तों, भारत नीति अधिकारी में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि भारत के खजाने, हमारी संस्कृति और हमारे ट्रेड रूट्स जैसे सिल्क रूट और खाइबर पास और बोलान पास किस तरह दुश्मनों के लिए एक लूर बन गए थे और कैसे धर्म के नाम पर हमें जस्टिफाई किए गए और कैसे हमारी धरती बार बार अटैक की शिकार हुई। लेकिन हमने एक सवाल छोड़ा था कि एक ऐसी सिविलाइजेशन जो सबसे रिच थी, सबसे एडवांस थी और सबसे पीसफुल थी, आखिर कैसे उसे बैकवर्ड रिग्रेसिव बनाकर दिखाया गया, और कि कैसे आपकी थॉट प्रोसेस में भी आपकी अपनी थॉट प्रोसेस नहीं है। कभी सोचा है आपने कि एक देश को गिराने के लिए हमेशा गन्स या बॉम्ब्स की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी एक देश अपने ही लोगों के हाथों गिर जाता है, और ये होता है एक इनविजिबल वेपन के थ्रू। उसे बोलते हैं आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि आइडियोलॉजिकल सबवर्जन आखिर है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है हम पर, हमारे देश पर, उसका खतरा क्या है। एक एग्जाम्पल के साथ जानेंगे कि इसका प्रोसेस होता कैसे है, और अगले पार्ट में जानेंगे कि इसकी डिटेल एप्लीकेशन जो विभिन्न जगहों पे की गई है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आइडियोलॉजिकल सबवर्जन ये है क्या। सिंपल शब्दों में ये एक स्लो और सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें लोगों की सोच बदली जाती है। उन्हें अपने ही कल्चर, इतिहास, नेता, लीडर्स पे डाउट करना सिखाया जाता है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है। इसमें एनिमी आपके देश को बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ता है। एक एक्स केजीबी एम्प्लॉय एजेंट यूरी बेज़मेनोव ने ऐसे ही इसे डिफाइन किया था कि अ प्रोसेस जिसमें रियलिटी को इतना ट्विस्ट कर दिया जाता है कि सच सामने होने के बावजूद लोग सेंसिबल कंक्लूजन्स नहीं ले पाते, ना अपनी फैमिली के लिए और ना अपने देश के लिए। अब सवाल ये है, हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आइडियोलॉजिकल सबवर्जन एक नेशन के सबसे पावरफुल वेपन्स को टारगेट करता है। उसकी फौज या उसकी इकोनॉमी नहीं, बल्कि उसके लोग, उसकी विचारधारा। अगर लोगों का ये कहना लगे कि उनकी कल्चर ही गलत है, उनकी इतिहास ही शेमफुल है और उनके हीरोज ही विलेंस थे, तो देश आधा हार चुका है। सोचिए, क्या हमारे आसपास भी ऐसा हो रहा है? हिस्ट्री को रीराइट करना, गिल्ट को हर जनरेशन में डालना, ये सब इसी का हिस्सा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक्स केजीबी एजेंट यूरी बेज़मेनोव के हिसाब से आइडियोलॉजिकल सबवर्जन को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। पहली स्टेज है उसकी डिमोरलाइजेशन, जो कि तकरीबन 15-20 साल लगते हैं एक जनरेशन को ब्रेन वॉश करने के लिए। दूसरी स्टेज है डिस्टेबलाइजेशन। इसका अर्थ है कि ये टारगेट होते हैं इकोनॉमी, फॉरेन रिलेशंस और डिफेंस सिस्टम्स। तीसरी स्टेज है क्राइसिस, एक ऐसा मोमेंट जब देश को एज पर लाके ढकेल दिया जाता है राइट्स, वॉर या डिजास्टर के थ्रू। और चौथी स्टेज है नॉर्मलाइजेशन, जब केओस को ही नया नॉर्मल बना दिया जाता है, अक्सर एक पपेट रिजीम के अंदर। ये कोई थियोरी नहीं है, ये एक टेस्टेड और अप्लाइड फॉर्मूला है जो देशद्रोह कराने में सक्सेसफुल रहा है। चलिए अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में अक्सर ऐसा लिखा होता है कि भारत बैकवर्ड रहा है, सुपरस्टिशियस रहा है, और प्रोग्रेस तभी ही आई जब ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश एम्पायर ने अपनी नींव जड़ी भारत के अंदर, उसका खून चूस के। अब सोचिए, एक छोटा बच्चा जो स्कूल में 10-12 साल तक यही पढ़ रहा हो, यही पढ़ पढ़ के बड़ा हो रहा हो, उसके माइंड में ऑटोमेटिकली ये फीलिंग फीड हो जाती है
कि हमारी अपनी ही सिविलाइजेशन कुछ खास तो है नहीं, ये है डीमोरलाइजेशन। फिर मीडिया और पॉप कल्चर उसी नैरेटिव को रिपीट करते हैं। मूवीज में अक्सर आपने देखा ही होगा, हिंदू ट्रेडिशंस बैकवर्ड हैं, सिर्फ भारत में पॉवर्टी का सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, हम लोग स्नेक चार्मर्स हैं। इसे कहते हैं डिस्टेबलाइजेशन, जहाँ एक नेशन अपनी ही आइडेंटिटी पे शक करने लगता है। अब मान लीजिए कोई क्राइसिस आ जाती है, जैसे राइट्स या कोई इकोनॉमिक टेंशन वगैरह। स्टूडेंट्स लोग जो पहले से ही अपनी सिविलाइजेशन को इन्फीरियर मानते हैं, वो खुद अपने देश के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगेंगे, और ये स्टेज को कहते हैं क्राइसिस। धीरे धीरे ये सब नॉर्मल बन जाता है, और आप अपने आसपास देख सकते हो लोग अपने ही कल्चर को डिफेंड करते हुए शर्माने लग जाते हैं, लेकिन फॉरेन वैल्यूज को इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं। उसे अडॉप्ट करने में कुछ प्राउड फीलिंग्स ही महसूस करते हैं। इसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। बार बार हमारे अंदर ये सोच डाली गई है कि हमारा इतिहास बैकवर्ड है, हमारा कल्चर रिग्रेसिव है। ये सब आइडियोलॉजिकल सबवर्जन के वेपन्स ही तो हैं। ज़रा सोचो, आज जो हम मानते हैं, क्या वो सच में हमारी अपनी सोच है, या फिर एक केयरफुली इम्प्लांटेड आइडियोलॉजिकल सबवर्जन टैक्टिक है? ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले एपिसोड में हम और गहराई में जाएंगे, रियल एग्जाम्पल्स के साथ, और एक फॉर्मर केजीबी एजेंट की शॉकिंग टेस्टिमनी भी सुनेंगे। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि असली इतिहास, राजनीति और कूटनीति की जानकारी आपको यही मिलेगी। और अब दोस्तों, जैसे हर एपिसोड के अंत में होता है, चलिए जाने एक ऐसा सच जो किताबों और डिबेट्स और आज के सेक्युलर हिस्टोरियंस ने हमेशा दबा दिया। यह है भारत का भूला सच। क्या आप जानते हैं, 5th सेंचुरी में आर्यभट्ट ने कहा था कि धरती अपने एक्सिस पे घूमती है, और उन्होंने एक सोलर ईयर का कैलकुलेशन दिया था जो आज के मॉडर्न कैलकुलेशन से सिर्फ कुछ ही सेकेंड्स का फर्क रखता है। फिर 7th सेंचुरी में ब्रह्मगुप्त ने अपने ग्रंथ ब्रह्मास्त्र सिद्धांत में जीरो को एक नंबर के रूप में डिफाइन किया, और प्लैनेटरी लॉन्जिट्यूड्स और इक्लिप्सेस के हाईली एक्यूरेट रूल्स दिए। उनका ज्ञान अरेबिक में ट्रांसलेट हुआ और वहाँ से यूरोप तक पहुँचा। लेकिन यूरोप में इसे 1000 साल बाद 1543 में कोपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिक थियोरी के तरह पब्लिश किया, और 1609 में जोहानस केपलर ने अपने 3 लॉज जो हैं केपलर लॉज, जिसमें प्लैनेट्स के इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, इक्वल एरिया रूल और पीरियड डिस्टेंस के रिलेशन को एक्सप्लेन किया गया। जरा सोचिए, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने जिस ग्राउंडवर्क पे एस्ट्रोनॉमी को दुनिया में सबसे आगे पहुंचाया, उसी भारत को बाद में बैकवर्ड और सुपरस्टिशियस कहकर ही दिखाया जाता है। ये है हमारा असली ज्ञान, और ये है भारत का भूला सच। भारत की कहानी सिर्फ सुनी जाने के लिए नहीं है, वो फिर से लिखी जाने के लिए है, और हम सब मिलकर इस कहानी को दोबारा लिखेंगे। ये है भारत नीति अधिकारी, और जय भारत।